आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ ये दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाली एक फैमिली के साथ घटी थी। और जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा है ना तो रात के 2-2 बजे मेरी नींद खुल जा रही है। इतनी सारी इस स्टोरीज़ की मेरे दिमाग में चलने लग रही है ना कि मैं अचानक उठ के बैठ जाता हूँ बेड पे रात में। तो अगर ये वीडियो आपके पास रात को पहुँची है तो आई वुड रिकमेंड कि आप रात में ना ही देखो तो ज़्यादा बेहतर है। और जिस फैमिली के साथ ये घटना घटी है वो हम में से किसी के साथ भी घट सकती है। तो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स डिम कर लो और कहानी में आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम में से कई लोग पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं और किराए पर कमरा लेते हैं। जब हम किराए पर कमरा लेने पहुंचते हैं तो हम सब चीज़ के बारे में पता करते हैं कि भाई साहब रेंट कितना है, मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, बिजली पानी का कितना बिल आता है, प्रॉपर तरीके से पानी वानी आता है कि नहीं, मेड मिलेगी कि नहीं। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम इंक्वायरी करते हैं अपने लैंडलॉर्ड से। पर जो चीज़ हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वो ये कि पड़ोसियों से हम इंक्वायरी नहीं करते कि उस घर में कितने लोग रह चुके हैं पहले, उस घर की कंडीशन कैसी है, सेफ़ तो है ना रहना। ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं। और फिर जब हम उस घर के अंदर आते हैं तो हमें ऐसी एनर्जी फील होनी स्टार्ट होती है कि हमारा रहना मुश्किल हो जाता है उस घर के अंदर। हमें एहसास होता है कि हमारे अलावा और भी कोई रह रहा है इस घर में और हमारा इस घर में शिफ्ट होना उसे पसंद नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है दिल्ली में रहने वाली आशिमा के साथ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई रियल सुपरनेचुरल आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसे आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाकर हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। क्या पता अगली कहानी आपकी हो, मैं उसे नरेट करूंगा इसी चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आसिमा दिल्ली के लाजपत नगर वाले इलाके में रहती थी और अगले कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। तो दिल्ली में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके भी घर में शादी है, जो 4-5 दिन का फंक्शन होते हैं, जैसे मेहंदी हो गई, सगाई हो गई, संगीत हो गया, तिलक हो गया, उसके बाद शादी हो गई। ये 4-5 चीज़ें एक टाइम पे फिक्स होकर कर दी जाती हैं। आसिमा के घर भी कुछ ऐसा ही होना था। 4-5 दिन का फंक्शन था पूरा। तो आसिमा के पिताजी ने लाजपत नगर के अंदर ही एक पुरानी सी कोठी थी जो कि खाली पड़ी थी, उसको रेंट कर ली 4-5 दिनों के लिए। क्योंकि जो भी रिलेटिव्स आएंगे, जैसे बुआ हो गई, मामा मामी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये सब लोग उसमें रहेंगे, उस कोठी में रहेंगे 4-5 दिनों के लिए। पर आसिमा के पिताजी ने उस कोठी का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं कराया। अब देखो शादियों में हड़बड़ी का टाइम होता है तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी में वो कोठी बुक कर ली किसी बिल्डर से लेकर। आज उस कोठी में इस फैमिली का पहला दिन था और आसिमा के जो सारे कजन्स वगैरह थे ना, सब लोग उस कोठी में ही रुके हुए थे। आसिमा की आज एंगेजमेंट हो जाती है, ठीक है। एंगेजमेंट होने के बाद सब लोग बहुत थक गए थे और शाम के टाइम सब अपने अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए, मतलब चिल वाइब्स, पार्टी वार्टी ये सब करने लगते हैं। रात के करीब 12-12:30 बजे के आसपास जब आसिमा और उसके कजन्स की पार्टी ख़त्म हो जाती है ना, तो आसिमा सोचती है कि ठीक है अब थोड़ा सा मैं अकेले जाकर थोड़ा चिल करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि कल भी बहुत सारे फंक्शन होने हैं तो बहुत थकावट हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए उस कोठी का गेट खोल के, मतलब कोठी का कैंपस था पूरा, आसिमा जो है वो बाहर निकलती हैं उस कैंपस से। जब बाहर निकलती हैं तो एक कोर्टयार्ड, एक खुला छोटा सा गार्डन जैसा एरिया था और उसके साइड से सीढ़ी ऊपर जा रही थी छत के लिए। आसिमा सिगरेट जलाती हुई और उस सीढ़ी पे चढ़ने लगती हैं। तो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जब वो ऊपर पहुंचती हैं, छत की तरफ जाने लगती हैं, तो थोड़ी दूर वो चलती हैं और उसे दिखता है कि बिल्कुल टेरेस के एंड पे जो छत है ना, उसके बिल्कुल एंड पे कोई औरत बैठी हुई है और उसका जो बैग था ना वो आसिमा की तरफ था। अच्छा, वो जो औरत थी वो पूरे ब्राइडल अटायर में थी, मतलब वो पूरे दुल्हन के कपड़ों में थी। आसिमा ये सब नोटिस कर पा रही थी क्योंकि देखो दुल्हन का जो अटायर होता है ना, पूरा वो लाल कपड़े और फिर हाथ में बैंगल्स यानी कि कंगन वगैरह, वो सब आसिमा को थोड़ा सा दिख रहा था। मूनलाइट थी, चांद निकला हुआ था उस समय, मतलब चांदनी रात थी, तो उसको ना क्लियर दिख रहा था कि ये कोई औरत है जो कि दुल्हन है, जो कि बैठी हुई है यहाँ पे। आसिमा सोचती है कि यार इस समय कौन होगा। अब देखो आसिमा को उस समय शक नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे उस कोठी में, उसके बहुत सारे कजन्स थे, बहुत सारे रिलेटिव्स थे, काफ़ी बड़ी कोठी थी और काफ़ी बड़ी फैमिली थी उसकी। तो उसको लगा कि यार ठीक है, छत पे कोई ऐसे ही आके बैठा होगा, चलो पूछते हैं एक बार। आसिमा चल के उनके पास पहुंचती है और करीब 1 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा उसके और आसिमा के बीच में। आसिमा पूछती हैं कि कौन है वहाँ पर, अब रात हो गई है बहुत, जाइए नीचे सो जाइए। पर आसिमा को उनसे कोई जवाब नहीं मिलता। आसिमा चल के थोड़ा सा और करीब जाती है उनके और देखती है कि जो कि दुल्हन बैठी थी उसके पूरे कपड़े और जो उसने चूड़ा पहन रखा था, वो जो शादी में आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती है तो चूड़ा पहनते हैं, वो चूड़ा मेल्ट हो रखा था एंड उसकी स्किन पूरी जली हुई थी और उसके कपड़े और चूड़ा मेल्ट होके उसकी स्किन में मतलब मिक्स हो चुका था। वहाँ पे आसिमा को ना बहुत जलने की बू आती है, ऐसा लगता है कि वो केरोसिन कपड़े में डाल के किसी ने जला दिया हो, वैसा फील होता है, वैसी महक आती है आसिमा को।
थोड़ी देर आसिमा वहाँ पर एकदम सुन होकर ऐसे खड़ी रह जाती है। फिर वो औरत जो है ना पीछे होकर मुड़ती है आसिमा की तरफ, और आसिमा को ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगी उसे। उसने बहुत ज़ोर से उल्टी होती है ना वैसे किया, और वो हिल नहीं पा रही थी, वो फ्रीज हो गई थी अपनी जगह पे। तब उस औरत की एक बहुत दर्द भरी आवाज़ जो है वो आसिमा के कानों में पड़ती है। आसिमा देखती हैं कि पूरा उसका चेहरा जला हुआ था, सब कुछ मेल्ट होके पूरी उसकी स्किन जो है मेल्ट होकर एकदम मतलब चमड़ा काला पड़ा हुआ था उसकी स्किन का। बहुत ही भयानक रूप उसने देखा था उस औरत का। आसिमा सिगरेट फेंकती है वहाँ पे और भाग के नीचे की तरफ जाने लगती है। इसी बीच क्या होता है कि भागते हुए आसिमा ने जो कपड़े पहने हुए थे ना वो उसके पैरों में उलझते हैं और वो सीढ़ी से नीचे गिरती है। सीढ़ी से गिरती है तो उसका जो एंकल था वो ट्विस्ट हो जाता है और जो उसकी एल्बो थी, एल्बो में थोड़ा फ्रैक्चर आ जाता है। आसिमा दर्द से चिल्ला रही थी, पर इसके रिलेटिव्स जो थे वो उठ के आए कि यार क्या हो गया आसिमा, क्यों चिल्ला रही हैं। वो उठ के आए कि यार क्या हो गया आसिमा को, क्यों चिल्ला रही है आसिमा। आसिमा को उठा के उस समय लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय आसिमा ने बताया कि उसके साथ ये हुआ है। सब लोग जो भी उसके साथ थे वो लोग दौड़ के टॉर्चेस लेके ऊपर गए छत पर देखने के लिए कि कौन था, पर वहाँ कोई नहीं था भाई साहब। अब इतने लोग शादी के लिए इकट्ठा हुए थे तो काम वाम करने के लिए आसिमा के पिताजी ने ना एक दाई को रखा था, एक जो वहीं पास की एक लोकल्स कस्बे से काम करने वाली एक आंटी थी। उनको ये बुला कर लाए थे कि चलिए आप 4-5 दिन रहिएगा और जो भी काम होगा ना घर का वो कर दीजिएगा। वो दाई जो है वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जो आसिमा के कजन्स थे ना वो लोग बैठे हुए, एंड आसिमा भी फर्स्ट एड लेकर वापस आ चुकी थी। अगले दिन की बात है, वो लोग कल रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे आपस में, और वो सुनती हैं ये बात कि आसिमा के साथ कल क्या हुआ। वो आसिमा के एक कज़न को बुलाती हैं बाहर अकेले में और बोलती है कि इस कोठी को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो आप लोग। अब आसिमा का कज़न बोलता है कि नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी तो 4-5 दिन बचे हैं फंक्शन में, पूरी शादी वादी हो जाएगी तब हम जाएंगे। तो वो बूढ़ी औरत उसको बीच में रोक देती हैं, बोलती हैं कि बेटा 40 साल पहले ना यहाँ पे एक कपल रहा करता था और मैं उनके ही घर में एज अ मेड काम करती थी। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि आप ये कोठी जितनी जल्दी हो सकते हैं ना खाली कर दीजिए, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब उस औरत की आवाज़ में इतनी ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना कि वार्निंग दे रही थी, बहुत कुछ एकदम कोई अलग से शक्ति आके वार्निंग दे रही है, इस तरीके से वो औरत बोल रही थी। फिर इसके कज़न ने मतलब आसिमा के कज़न ने बहुत डिटेल में पूछा कि बताए पूरी बात क्या हुई थी। तो वो जो मेट थी वो बताती है कि आज से 40 साल पहले यहाँ पे एक कपल रहता था। उनका एक छोटा सा फूड जॉइंट था, जैसे कार्ट होता है ना वैसा। वो लोग अफ़गानी फूड बनाते थे और जो भी अफ़गानी रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आते थे ना दिल्ली में लाजपत नगर में रहने, तो उनको वो लोग अफ़गानी कुजीन जो है अफ़गानी खाना सर्व करते थे, अफ़गानी खाना खिलाते थे। उन्होंने जो अफ़गानी रिफ्यूज आए थे ना उनमें से ही एक अफ़गानी सिख लड़की को गोद ले रखा था। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद वो लड़की जो है उसने भी सीख लिया था सब कुछ, कुकिंग वुकिंग करना, और एज अ चीफ उसी फूड जॉइंट में, फूड कार्ट में वो काम करने लगी। लड़की बहुत सुंदर थी और खाना वाना भी ढंग से बना लेती थी, और इनके पास जो है कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी, हमेशा हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अब ये जो कोठी है ना जहाँ पे पूरा फूड जॉइंट था या फूड कार्ट जो भी था, इसके जस्ट बाजू में एक फैमिली रहती थी, और उस फैमिली का जो बड़ा बेटा था ना उसका इस अफ़गान लड़की के साथ अफेयर हो गया। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब ये जो लड़का जो था ना इस अफ़गानी लड़की से शादी करना चाहता था, पर लड़के के फैमिली वाले बहुत अपोज कर रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं भाई ये जो है ये अनाथ है, ऑर्फन है, मतलब इसके माँ बाप नहीं हैं, गरीब है, क्या ही ये खाना बनाती हैं, ये हमारी सोसाइटी उसमें फिट नहीं होगी। तो बहुत अपोज किया घर वालों ने, बट ये लड़का फिर भी नहीं माना। इसने चुपचाप जाकर शादी कर ली उससे और उसको अपने घर में लाकर रखने लगा। आए दिन जो लड़के के माँ बाप थे वो इस लड़की को टॉर्चर करते थे, बहुत ताना मारते थे। लड़की लेकिन बड़ी ढीठ थी, दबती नहीं थी अपनी ससुराल वालों से। अब लड़की के ससुराल वालों ने देखा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक बहुत घिनौनी चाल चली। जो लड़की थी उसको नशे की दवाई खिला के पहले उसको बिल्कुल बेहोश किया, और फिर जो उस घर के अंदर नौकर था उसके साथ उसके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उसको डालकर उसकी फ़ोटोज़ खींच ली। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि उसने हक किया होगा, उसने किस कर रहे होंगे, इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ ली जिससे इसको ब्लैकमेल किया जा सके। तो वैसी फ़ोटोज़ जो है इन्होंने खींच के लड़की को ब्लैकमेल किया पहले, और उसके बाद भी जब लड़की नहीं मानी तब ये दिखा के कि तुम ये सब करती हो, तुमने अवैध रिलेशन रखे हमारे सर्वेंट के साथ, तो हम तुमको एज अ बहू इस घर में नहीं रख सकते हैं। तो इस बहाने से उन्होंने लड़की को भगाया घर से। अब लड़की रोते रोते अपने माँ बाप के घर जाती है। वहाँ पे सारी घटना हुई थी उसके साथ वो अपने माँ बाप को बताती हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह लो कुछ दिनों तक, और ऊपर जो छत पे हमने मतलब एक कमरा रखा हुआ है वहाँ पर तुम जाकर रह सकती हो आराम से, और जब तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे और जो क्या सोल्यूशन है वो हम फिगर आउट करेंगे।
पर ये जो लड़की थी ना, इसके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा था, बहुत स्वाभिमानी लड़की थी ये। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और लड़की जो थी ना, ये अंदर से घुट घुट कर जी रही थी बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो गया है, मतलब ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। और इसी घुटन में, इसी डिप्रेशन में एक बार जब वो टेरेस पे जा रही थी ना, उस सीढ़ी से चढ़ के, जिस सीढ़ी से आसिमा जा रही थी, उस सीढ़ी के चढ़ के ये टेरेस की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि सीढ़ी के लास्ट में कोने में एक केरोसिन का पूरा जेरी कैन पड़ा हुआ था। उसने केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डाला और ख़ुद को बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वही कर लिया। बहुत बुरी तरीके से झुलस गई थी ये लड़की और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अब इस लड़की को ले जाके तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पे एडमिट कराया गया। 2 दिन तक एडमिट रही और तीसरे दिन इसकी जो माँ है वो जब प्रार्थना कर रही थी कि ये लड़की जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, तब उन्हें कुछ केरोसिन जलने की स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि उसके आसपास कपड़े में केरोसिन डाल के कोई जला रहा हो उस कपड़े को, उसकी स्मेल आती है। और इसे ना एक बहुत दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ थी, बीजी दर्द सहन नहीं होता, मैनू बचा लो। मतलब कि बीजी मेरे से अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे बचा लो। और इस लड़की की जो मम्मी थी ना, ये बिल्कुल सीवर करने लगती हैं, कांपने लगती हैं। जब ये पूरी कहानी आसिमा सुन रही थी ना, तब उसने बोला कि रुको रुको रुको, यही सेम लाइन मैंने भी सुनी थी छत पे कि बीजी मैनू दर्द सहन नहीं होता, मैनू बचा लो। जो उस लड़की की मम्मी ने सुना था ना, सेम लाइन आसिमा को भी सुनाई दी थी उस लड़की ने। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वो अब लड़की इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लड़की का अंतिम संस्कार ये सब कराया जाता है, बट टाइम के साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई। जो ये कपल था ना, जो इसके माँ बाप थे, उनको इस लड़की की चीखें और कपड़ों में केरोसिन डाल के जैसे जलने की बदबू आती रहती है ना, वो बदबू आती है, इनके पूरे घर से आती है और वो बदबू इनके घर से जा ही नहीं रही थी। मतलब लड़की के ससुराल वालों के घर की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने अपने घर में पेंट भी करवा लिया, कोटिंग भी करवा ली, बट इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो केरोसिन की स्मेल हमेशा से इनको आती रहती थी, हमेशा इनको वो स्मेल आती रहती थी। और चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी ना, ये रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक इनके कानों में गूंजती रहती। जब ये पूरी चीज़ असहनीय हो गई, मतलब इनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर उस कोठी को खाली करके ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इस घर को खाली करने के कुछ दिनों के बाद जिस लड़के से इस अफगान लड़की की शादी हुई थी ना, उनके घर में गैस लीक होता है, आग लगती है और वो लड़का और उसका पूरा ख़ानदान उसमें जलकर मर जाते हैं। अब जो ये कोठी है ना, ये पिछले 40 साल से, जब से उस कपल ने इसको खाली किया था, तब से बंद पड़ी थी, कोई भी रहने नहीं आया था इसमें। आज से कुछ दिन पहले ही किसी बिल्डर ने इस कोठी को ख़रीदा और उसे रेंट पे देने का फैसला किया। आसिमा और उसकी फैमिली ने वेडिंग पर्पस के लिए इस कोठी को रेंट पे ले तो लिया, पर उनके साथ ही घटना घट गई। तो उससे ये पता चलता है कि जब भी आप अपने शहर से बाहर जाकर किसी अनजान जगह पर कोई कमरा रेंट कर रहे हैं ना, कोई फ्लैट रेंट पर ले रहे हैं, तो अपने होम ओनर के अलावा आसपास के जो लोग होते हैं ना, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, जिनके साथ आप रहने वाले हैं, उनसे भी बात करके ज़रूर देखना, उनसे भी ये चीज़ पता करना कि भाई इस जगह पे कैसा माहौल है, यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे वो लोग किस तरीके के लोग थे, कोई सुसाइड या फिर कोई वैसी चीज़ें तो नहीं हुई ना इस फ्लैट में। तो ये जो जाँच पड़ताल करना ना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी में जो आसिमा की फैमिली थी, उन्होंने इसके बाद इस कोठी को खाली कर दिया और एक नई जगह अपने बाकी के फंक्शन पूरे किए। खैर, इसके बाद आसिमा के साथ कुछ भी इस घर से रिलेटेड या इस कपल से रिलेटेड कोई घटना नहीं हुई। ये थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है, कोई रियल सुपरनेचुरल इंसिडेंट हुआ जिसे आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं। हो सकता है मेरी अगली कहानी आपकी कहानी पर बन रही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।